नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय न्यायपालिका के एक बहुत ही अहम हिस्से की, उच्च न्यायालय या जिसे हम हाई कोर्ट भी कहते हैं। ये वो संस्थाएं हैं जो असल में राज्य स्तर पर न्याय की पूरी बागडोर संभालती हैं। तो एक सवाल है, कभी सोचा है कि अपने अपने राज्य में न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी किसकी है? मतलब जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो आखिर कौन है जो उनकी रक्षा के लिए खड़ा होता है? बस इसी सवाल का जवाब आज की हमारी इस चर्चा के केंद्र में है। और इस सवाल का जवाब है उच्च न्यायालय। देखिए, भारत में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन हर राज्य के अंदर न्याय का जो सबसे बड़ा प्राधिकरण है वो हाई कोर्ट ही है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं ये समझने से कि भारत में हाई कोर्ट्स की शुरुआत आखिर हुई कैसे और कब। देखिए, भारत में हाई कोर्ट्स का इतिहास ना सीधे सीधे ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है। ये कहानी शुरू होती है 1862 में, जब कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में पहले 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए। और इसके ठीक 4 साल बाद ही 1866 में चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद में भी बन गया। और बस यहीं से उस नेटवर्क की नींव पड़ी जो आज पूरे देश में फैला हुआ है। और आज की तारीख में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट्स हैं। अब एक बात जो यहाँ वाकई दिलचस्प है वो ये कि कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है। ये हमारी न्यायिक प्रणाली के लचीलेपन को दिखाता है। देखिए, किसी भी अदालत की असली ताकत तो उसके जजों में ही होती है ना? तो चलिए अब ये समझते हैं कि इन इतने जरूरी पदों पर जजों की नियुक्ति होती कैसे है और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो हाईकोर्ट का जज बनने के लिए क्या चाहिए? संविधान में 2 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहली, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो जरूरी है ही। और दूसरी, उसे भारत में कम से कम 10 साल का न्यायिक अनुभव हो या फिर उसने किसी हाई कोर्ट में 10 साल वकालत की हो। जजों को अपॉइंट कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति सीधे भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पर हाँ, ये प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह मशवरे के बाद ही पूरी होती है। ये एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है ताकि सही व्यक्ति ही इस पद पर पहुंचे। अच्छा, अपॉइंटमेंट तो हो गया, पर हटाने का क्या? जजों को हटाना कोई आसान काम नहीं है। ये एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है जिसे महाभियोग या इम्पीचमेंट कहते हैं। इसे शुरू करने के लिए भी लोकसभा में कम से कम 100 मेंबर्स या राज्यसभा में कम से कम 50 मेंबर्स के साइन वाला मोशन चाहिए होता है। और इसे जानबूझकर इतना कठिन बनाया गया है ताकि न्यायपालिका बिना किसी डर के काम कर सके। सोचिए, एक बार मोशन आ भी गया तो स्पीकर या चेयरमैन आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाते हैं। अगर कमेटी जज को दोषी पाती है, तब जाकर उस पर संसद में बहस होती है और उसे पास करने के लिए दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। इसके बाद ही राष्ट्रपति उन्हें हटाने का आखिरी आदेश जारी करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कितना गंभीर मामला है। तो ठीक है, जजों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया तो समझ ली, पर एक बार पद पर आने के बाद हाईकोर्ट के पास असल में शक्तियां क्या-क्या होती हैं? चलिए, अब उनके अधिकार क्षेत्र पर एक नजर डालते हैं। हाई कोर्ट के पास ना कई तरह की पावर्स हैं, जैसे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब कुछ मामले सीधे हाई कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं। फिर है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, यानी ये निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी पावर है जुडिशियल रिव्यू की, यानी सरकार के किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करना। पर इनमें से एक शक्ति बहुत ही खास है जिसके बारे में अब हम जानेंगे। इन सब में से रिट ज्यूरिसडिक्शन शायद सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। संविधान का आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट जारी कर सकें। ये आम नागरिकों के हाथ में एक बहुत शक्तिशाली हथियार है जिससे वे राज्य की किसी भी गलत कार्रवाई के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। अब इतनी सारी शक्तियों का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। वो एक सिद्धांत जो इस पूरी व्यवस्था को एक साथ बांध कर रखता है, और वो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये हमारे भारतीय लोकतंत्र का आधार है। एक स्वतंत्र न्यायपालिका कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बिल्कुल जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि न्यायपालिका को सरकार के दूसरे अंगों यानी कार्यपालिका और विधायिका के किसी भी दबाव से पूरी तरह आजाद होकर काम करना चाहिए।
तो सवाल है, ये स्वतंत्रता मिलती कैसे है? हमारे संविधान में इसके लिए कई ठोस इंतजाम हैं, जैसे जजों के कार्यकाल की सुरक्षा, ताकि उन्हें नौकरी से हटाने का डर ना हो। उनकी सर्विस कंडीशंस और सैलरी इस तरह तय की जाती हैं कि उन पर कोई राजनीतिक दबाव न बना सके। और तो और, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग भी रखा गया है। ये सभी बातें मिलकर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली की नींव रखती हैं। बिल्कुल सही कहा गया है कि न्यायपालिका लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की संरक्षक है। ये एक लाइन हाईकोर्ट और हमारी पूरी न्यायिक प्रणाली के महत्व को बहुत ही खूबसूरती से बता देती है। तो चलिए, आज की इस बातचीत को इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो किसी के भी दबाव में नहीं है, असल में हम जैसे आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे करती है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव है और इस पर विचार करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।